हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के जनक माने जाने वाले राजा राम मोहन राय के संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करेंगे। राष्ट्रवाद एक आधुनिक संकल्पना है और अगर हम 18वीं सदी के पूर्वार्ध की बात करें तो उस समय भारत शब्द एक भौगोलिक शब्द की अभिव्यक्ति मात्र थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारतवर्ष में था और एक राष्ट्र की संकल्पना उस समय भारत में नहीं थी। लेकिन 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीय चैतन्यता का प्रादुर्भाव हुआ और यह काल भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का काल भी माना जाता है और इसके प्रणेता थे राजा राम मोहन राय। आज हम लोग इस महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग राजा राम मोहन राय पर चर्चा करेंगे। आइए, राजा राम मोहन राय जो एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर में हुआ था। राधानगर जो आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में अवस्थित है। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था और माता का नाम तारिणी देवी, बाबा का नाम कृष्णचंद्र बनर्जी था। 1803 से लेकर 1814 तक ये मुर्शिदाबाद में हुगली में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी डिग्बी, थॉमस डिग्बी के सेवा में थे। खासकर ये बहुत बड़े विद्वान भी थे। इनकी इंग्लिश तो अच्छी थी, संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला भाषा, इसके अलावे लैटिन, ग्रीक, जर्मन, इन सब भाषाओं का ज्ञान राजा राम मोहन राय को था। तो एक अनुवादक के रूप में, दीवान के रूप में या असिस्टेंट के रूप में ये थॉमस डिग्बी के साथ कार्यरत थे कंपनी की सेवा में और 1814 में ये पुनः कलकत्ता आ गए, है ना। और इन्हें भारत में इन्हें राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है ना। ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे, मोनोफिज्म, एकेश्वरवाद, है ना। बहुदेववाद का ये विरोध करते थे। इनको नवीन युग का पैगंबर भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो यह जो काल का आप कह सकते हैं 19वीं सदी के तीसरे दशक में 1820-30 का जो समय था ना, ये भारतीय पुनर्जागरण का काल माना जाता है और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कह सकते हैं। इन्हें मानवता का दूत भी कहा गया है। इन्हें पूर्व और पश्चिम का संश्लेष भी कहा गया है ना। इन्हें भोर का तारा या प्रभात का तारा भी कहे। मैकनिनॉल जो ब्रिटिश विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि राजा राम मोहन राय नवीन युग के अग्रदूत थे और इन्होंने जो ज्वाला जलाई ना, वो आज तक जल रही है, ऐसा कहना था मैकनिनॉल का। आइए हम लोग देखें कि राजा राम मोहन राय का जो कंट्रीब्यूशन है ना भारत के लिए, वो अद्भुत है। एक तो ये बहुत बड़े विद्वान थे, ये विदेशी साहित्य का भी इन्होंने अध्ययन किया था, कई भाषाओं के ज्ञाता थे और इस समय यूरोप जो था, संपूर्ण यूरोप आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका था। लेकिन भारत मध्ययुगीन परंपराओं को जी रहा था। उस पर से भारत पर ब्रिटिश शासन था। भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। भारत में जो शासन व्यवस्था थी उसमें भी भारतीयों की कोई भागीदारी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे गुलामी में जीना एक नियति बन चुकी है भारतीयों की। एक राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी, राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था भारतीयों को, है ना। तो काफी सारी विडंबनाएं थी इस समय। और उस समय एक आशा की किरण के रूप में राजा राम मोहन राय सरीखे लोगों का जन्म जो भारत में हुआ, उनका योगदान अद्भुत और अद्वितीय था।
इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, है ना। मोनोथिज्म कहते हैं इसको, एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर विश्वास। दूसरी बात कि जो भी हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो कुरीतियां थी उस समय, उसका विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया। जो जो धार्मिक परंपराएं थी, प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, इसका भी उन्होंने प्रचंड रूप से विरोध किया, है ना। और मूर्ति पूजा का विरोध किया। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1815 में। 1809 ईस्वी में 1809 में इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एक किताब लिखी जिसको तुफात उल महाबुद्दीन भी कहा जाता है। इसके अलावा मंताजुल अदियान, इसका मतलब होता है सभी धर्मों पर चर्चा। इस पुस्तक की भी रचना राजा राम मोहन राय ने की थी। बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये ईसाई धर्म से ज्यादा ये प्रभावित थे या उसका प्रसार कर रहे थे। कुछ रूढ़िवादी सोच वाले विद्वानों का या व्यक्तियों का ऐसा मानना था, जबकि ये बात सही नहीं है। उन्होंने 1820 में ही प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखा था, और इस पुस्तक में ही नहीं, अब कई संदर्भ में उन्होंने एक ईश्वर के रूप में जीसस को स्वीकार नहीं किया। लेकिन ईसाइयों में जो मानवतावादी दृष्टिकोण है ना, इससे ये बहुत अधिक प्रभावित थे। जो ईसाई धर्म में दयालुता थी, जो मानवतावाद था, उससे उसको ये काफी महत्व देते थे। लेकिन उन्होंने यीशु को, ईसा मसीह को ईश्वर का दर्जा नहीं दिया। तो उन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक एक पुस्तक लिखी थी ईसाई धर्म में। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, है ना। ये महान समाज सुधारक के रूप में भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, क्योंकि जो सामाजिक विसंगतियां थी ना हमारे देश के समाज में, उस पे धर्म का भी आवरण चढ़ा हुआ था। कई ऐसी सामाजिक विसंगतियां थी, है ना। जैसे कि उन्होंने जात पात का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, है ना, और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा सती प्रथा होता था, जो कन्या शिशु होती थी ना, उसकी हत्या कर दी जाती थी। इनकी भाभी भी स्वयं इनकी भाभी 1811 में 1811 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की जो अपनी भाभी थी वो भी सती हो गई थी, और वो उन्हें बचा नहीं पाए थे। और इन्होंने सतत प्रयास किया सती प्रथा, ऐसी घृणित और कुत्सित प्रथा जो हमारे समाज में, भारतीय समाज में विद्यमान था, जिसको एक धार्मिक आवरण पहना दिया गया था। जब किसी विधवा महिला को, जिसका पति मर जाता था, सामूहिक रूप से सती प्रथा के नाम पर उस विधवा महिला की हत्या कर दी जाती थी। और कई केस में तो ऐसा होता था कि उस विधवा ने कभी अपने पति का चेहरा नहीं देखा। अब इसका पति मर गया है तो उसको उसके चिता के साथ सती होना पड़ता था। इस कुत्सित प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया, अथक प्रयास किया, लगातार प्रयास किया। और 1829 में जब विलियम बेंटे, जो थोड़े लिबरल थे गवर्नर जनरल के रूप में, विलियम बेंटिक, और इनसे काफी घनिष्ठता थी राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय की ही अथक प्रयास से विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत बंगाल प्रेसिडेंसी में किया गया, और 1830 में ऑल ओवर इंडिया में सती प्रथा का अंत कर दिया गया, जिसको एक धार्मिक आघात के रूप में कई लोगों ने देखा। राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय पर फतवा तक जारी कर दिया था, है? तो उस समय कई रूढ़िवादी सोच के भी व्यक्ति थे भारत में, जिससे लड़ना बहुत ही कठिन था। लेकिन राजा राम मोहन राय सरीखे लोगों का योगदान अद्भुत है, जिसे भूला नहीं जा सकता। और इन्हीं के प्रयास से भारत में सदियों से चली आ रही है कुत्सित प्रथा, सती प्रथा का अंत हुआ।
राजा राम मोहन राय भारत के पहले राजनीतिक सुधारक भी माने जाते हैं। ये भारत के पहले राजनीतिक सुधारक थे और संवैधानिक ढंग से राजनीतिक आंदोलन करने की प्रेरणा राजा राम मोहन राय ने ही दी भारत के लोगों को। ये ब्रिटिश भारत की जो सेना थी ना, उसका ये भारतीयकरण चाहते थे, मतलब कि भारतीयों की नियुक्ति उसमें अधिक से अधिक हो। दीवानी और फौजदारी कानून में भी कई संशोधन चाहते थे, जिसका डिमांड इन्होंने किया, जिसकी मांग की। संवैधानिक ढंग से अपनी मांग को, राजनीतिक मांग को रखा। नए कानून भी बने भारतीयों के हित में, और जब नए कानून बने तो उसमें भारतीयों की हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, इस बात का भी पुरजोर समर्थन भी किया राजा राम मोहन राय ने, और इसका मांग भी रखा। न्यायालय की भाषा फारसी के बदले अंग्रेजी हो, इसके पक्षधर थे राजा राम मोहन राय। 1827 में ज्यूरी के विरुद्ध उन्होंने किंग ऑफ काउंसिल में, है ना, जो एक भारतीयों के साथ जो भेदभाव की प्रवृत्ति थी जो उस समय के न्याय व्यवस्था में, उसको दूर करने के लिए उन्होंने किंग ऑफ काउंसिल में ज्यूरी के विरुद्ध 1827 में आवेदन पत्र भी दिया था। 1831 में पहली बार राजा राम मोहन राय ने ही भारत से धन के निष्कासन का मुद्दा उठाया, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। 1757 से ही, पलासी की लड़ाई के बाद से ही भारत से अपार धन का प्रवाह जो है वो इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धन के निष्कासन से संबंधित मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, और अकबर द्वितीय के पेंशन के मुद्दे को लेकर इन्होंने लंदन में विलियम चतुर्थ, जो उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे, विलियम चतुर्थ से उन्होंने अकबर द्वितीय के पेंशन को लेकर उनसे मांग की, है ना, उनसे अनुग्रह किया, उनसे आग्रह किया, है ना। और अकबर द्वितीय से भी इनका घनिष्ठ संबंध था। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय जानते थे कि भारत में जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति है उससे भारत का विकास नहीं होने वाला, ना ही एक राष्ट्र की संकल्पना साकार होने वाली है। राजा राम मोहन राय इससे पूरी तरह से आश्वस्त थे, और वो जानते थे कि आंग्ल शिक्षा पद्धति का समर्थन करना भारत में बहुत जरूरी है। हालांकि 1835 में आंग्ल शिक्षा पद्धति को लागू करने के पीछे जो मकसद था, एक प्रच्छन्न जो मकसद था, वो ये था कि भारत में ऐसे लोगों का वर्ग तैयार हो जो रंग से तो काला हो लेकिन प्रज्ञा से, विजडम से वो अंग्रेज हो, मतलब वो अंग्रेजी लिखना पढ़ना जाने, ताकि कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी जो है भारतीयों के रूप में अंग्रेजों को मिल सके, क्योंकि अब शासन व्यवस्था बहुत बड़ी हो चुकी थी भारत में अंग्रेजों की, है ना। लेकिन इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा एक भविष्य छुपा हुआ था भारत का, कि अगर भारतीय शिक्षित होते हैं, उनमें जागृति आती है, एक मध्यम वर्ग का उदय होगा जो परिवर्तन चाहेगा, जो अपने सम्मान के लिए लड़ना जानेगा, जो विदेशी साहित्य से अवगत होगा, जो मानवतावाद से परिचित होगा, जो स्वतंत्रता की अवधारणा से परिचित होगा, एक ऐसा वर्ग जरूर तैयार होगा जो शिक्षित होगा, सजग होगा, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित होगा। इसलिए राजा राम मोहन राय आंग्ल शिक्षा पद्धति के पक्षधर थे, और उन्होंने इस दिशा में कई काम किया। राजा राम मोहन राय ने उनका एक मित्र था जो हॉलैंड का रहने वाला था, डच था, डच घड़ीसाल डेविड हायर। इन्हीं की मदद से, इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और यही हिंदू कॉलेज आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ, प्रेसिडेंसी कॉलेज।
है ना। 1823 में जब कलकत्ता में संस्कृत विद्यालय खोलने की कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया था, तो राजा राम मोहन राय ने इसका प्रबल विरोध किया था कि संस्कृत महाविद्यालय खोलने से बेहतर है कि आंग्ल शिक्षा पद्धति पर आधारित कॉलेज खोला जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज खोला जाए। इसीलिए 1835 में बेंटिक के समय में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, है ना। इसके पीछे भी राजा राम मोहन राय का समर्थन था। और इन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ जर्नलिज्म। भारत में पत्रकारिता का जनक जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है, और ये समाचार पत्र के स्वतंत्रता के पक्षधर थे। बेंटिक के समय में इन्होंने इस बात को रखा कि स्वतंत्र पत्रकारिता का क्षेत्र स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और इस काम को जो उन्होंने प्रयास किया, मैटकॉफ के आने के बाद, जब मैटकॉफ गवर्नर जनरल बने, तब उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1821 में उन्होंने हिंदी में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का संपादन किया, जिसे प्रज्ञा का चांद भी कहते हैं। और दूसरा जो संवाद कौमुदी था ना, वो किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित, संचालित, संपादित पहला भारतीय समाचार पत्र है भारत का, है ना। 1822 ईस्वी में उन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक समाचार पत्र का संपादन किया, जिसका अर्थ होता है बुद्धि दर्पण। 1833 में लंदन में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, लंदन में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो राजा राम मोहन राय का कंट्रीब्यूशन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें ना ही सिर्फ राजनीतिक आंदोलन का प्रणेता माना जाता है, संवैधानिक ढंग से राजनीतिक आंदोलन करने की प्रेरणा इन्होंने ही दी, है ना। धन के निष्कासन से संबंधित मुद्दा उठाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति थे। इन्हें राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ये महान समाज सुधारक थे, है ना। तो आज हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ विशेष जानकारियां ली, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, और निश्चित रूप से आप सबों को ये जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल कैरियर कंसल्ट को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। और बेल बटन भी दबाएं, ताकि कभी भी जब नया वीडियो आए वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। हमारा उद्देश्य ही आपके सफलता के मार्ग का हम सफर बनना है, साथी बनना है। और इस प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, और बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।